चलो तुम लोगों ने कर लिया। देखो, जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने देखा था, ये आता है k q बाई आर स्क्वायर, और q को रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हो, और k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो तो ये आंसर आता है। आउटसाइड पोटेंशियल का आंसर ये आता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये आता है, ध्यान से देखना इसको, रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है, ये फील्ड का इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं ये। अब यही सारे एक्सप्रेशंस 1-to-1 ग्रेविटेशन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बस इसमें और इसमें रिलेट करने के लिए केवल एक अपने को ट्रिक यूज करनी है कि -4 पाई g इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जहां कहीं पर भी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है उसको -4 बाई g से रिप्लेस कर दो। जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पर मास डेंसिटी से रिप्लेस हो जाएगी, जो यहाँ पर चार्ज है वो यहाँ पर मास m से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी सारे कैलकुलेशन, सारे पैरामीटर्स 1-to-1 वैसे के वैसे ही सेम रहेंगे। बस यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव है, रो पॉजिटिव मान रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी -4 पाई g रो r बाई 3। अंदर पोटेंशियल क्या आएगा, तो बस 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको -4 पाई g से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पर पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ r के ग्राफ ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड k q बाई आर स्क्वायर यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू r ये आएगी, और जो पोटेंशियल का ग्राफ है वो आएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा और इसके बाद पैराबोलिक फॉर्मेट में ये ऐसे आएगा। ये पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ पर ऐसा आएगा, यही ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव -gm बाई आर स्क्वायर टाइप में, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू -r, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ध्यान से देखना, इसको अपन चाहें तो gm बाई आर स्क्वायर इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला इससे रिलेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ये आ गया। यहीं पर पोटेंशियल का ग्राफ, पोटेंशियल हर एक जगह माइनस रहेगा ये ऐसा, और इसके बाद पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स टाइप में ये ग्राफ सिमेट्रिकली दोनों साइड कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा अनइवन ग्राफ बन गया पर कुछ इस तरह से। पोटेंशियल ग्राफ और अच्छे से बनाना हो तो इस तरह से देखो कि ऐसा आएगा, और उसके बाद पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स ये ग्राफ, उस साइड और इस साइड दोनों साइड जो ग्राफ रहेगा वो सिमेट्रिकल फॉर्मेट में इस तरह से देखा जा सकता है। तो सारे फार्मूले 1-to-1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्विवेलेंट एनालाइज किए जा सकते हैं। एक बार ये फार्मूला देख लो, उसके बाद कुछ और बातें इसी के ऊपर करने वाले हैं। चेक कर लो कि यहाँ पर ये सारे फार्मूले नोट कर लिए ना। नोट कर लिया? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को माइंड में रखते हुए अपन यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएं। अब देखो, अब ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग अपने पास एक स्फेरिकल, नॉन कंडक्टिंग क्या, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो की एक इस तरह से स्फेरिकल बॉडी है, एक अपने पास में सॉलिड स्फीयर है।
यहाँ से डिस्टेंस d, यहाँ से डिस्टेंस d, यहाँ पर एक ग्रूव छोटी सी कट कर दी, सुरंग अपन ने पतली सी यहाँ पर ऐसे बना दी। अच्छा तुमसे पूछें कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, तो इस तरफ आएगी और कितनी रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट की जगह -4 पाई g लिख देंगे। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह से देखी जा सकती है। अब देखो कि तुमसे बोले कि प्रूव करो इस वाली ग्रूव में, सुरंग में अगर कोई भी मास m नॉट यहाँ पर है तो m नॉट विल परफॉर्म SHM। तुमसे बोला है कि प्रूव करो m नॉट विल परफॉर्म SHM। तो ये बताओ कि m नॉट के ऊपर फोर्स कैसा आएगा। m नॉट के ऊपर जो फोर्स आने वाला है वो फोर्स इस तरफ आएगा, ये डिस्टेंस r मान लें तो फोर्स ऐसा आएगा, कितना आएगा रो r 4 पाई g बाई 3 इंटू एम नॉट, माइनस हट गया क्योंकि डायरेक्शन इनवर्स हमने मान ली है। तो जो इस डेंसिटी रो वाले स्फीयर की यहाँ पर फील्ड आएगी वही फील्ड यहाँ पर इसके ऊपर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगी। इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा जो कि इसको मूव कराएगा, इसका cos थीटा कंपोनेंट यहाँ पर इसको मूव कराएगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आने वाला है वो नेट फोर्स आएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा m नॉट a इस तरफ इज इक्वल टू 4 पाई रो g बाई 3 m नॉट इंटू r cos थीटा। x डायरेक्शन में cos थीटा कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ पर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन e इक्वल टू आंसर आ गया 4 पाई g रो बाई 3 m नॉट और m नॉट कैंसिल आउट हो गया। r cos थीटा किसके इक्वल है, r cos थीटा डायग्राम में देखो, r cos थीटा x के इक्वल है, r cos थीटा x के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x, ये एक्सप्रेशन आ गया। और a को लिख सकते हैं -d2x बाई dt2 इक्वल टू दिस इनटू x। ये कौन बनेगा ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो x इस तरफ है और एक्सीलरेशन इस तरफ है, इसलिए a इक्वल टू -d2x बाई dt2 ये लिखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा का आंसर आ गया √4 पाई g रो बाई 3। ये ओमेगा आ गया, यहाँ से टाइम पीरियड और एसएचएम प्रूव हो गया। आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम नॉट, जो आंसर है वो एम नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरी खास बात है कि x कितना ही छोटा बड़ा हो, जब तक ये ग्रुप के अंदर है तब तक ये एसएचएम करता रहेगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है और इसके अबाउट ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन और एसएचएम करता रहेगा। खास बात है कि ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम नॉट, एम नॉट कुछ भी हो ओमेगा वही आएगा और एक्स पे आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। बढ़िया आगे। अब देखो तुमसे बोले कि एक ऑब्जेक्ट को मास m नॉट को यहां से डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a यहां से रिलीज किया, इनिशियल स्पीड 0, यहां से रिलीज किया, यहां पर इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, यहां से इसको रिलीज किया u इक्वल टू 0। तुमसे पूछेंगे यहाँ पर इसकी v max मीन पोजीशन पर v max का आंसर क्या आएगा। तो v max इक्वल टू क्या होता है ओमेगा a, और a अपने को गिवन है यहाँ पर, तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर क्या आ जाएगी ओमेगा a, यहाँ पर स्पीड ओमेगा a डायरेक्टली कैलकुलेट की जा सकती है। अब ये बोले कि ये ग्रुप कट कर दी और एक मास m यहां से रिलीज किया और एक मास m यहां से रिलीज किया, दोनों इक्वल मास है मान लो, यहां से रिलीज किया। ये डिस्टेंस मान लो a है और ये डिस्टेंस मान लो a/2 है, यहां से दोनों मासेस को रिलीज किया। तुमसे पूछे दोनों मास कहां पे टकराएंगे, ये दोनों मास
ग्रुप के अंदर मूव करते वक्त कहाँ पर टकराएंगे। तो देखना यहाँ पर अज्यूम करना है कि इनका आपस का इंटरेक्शन बहुत ही कम है, अर्थ का इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा, यही अपने को अज्यूम करना है। इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन यहाँ पर बहुत ही कम होगा, ये अपन मान के चलेंगे। तो तुमसे पूछा है कि ये दोनों मास कहाँ पर आके हिट करेंगे, कहाँ पर टकराएंगे, ये बताओ। तो एसएचएम कर रहे हैं, अगर एसएचएम कर रहे हैं तो इस मास को यहां से छोड़ें तब भी ये t/4 में यहाँ पर आएगा। अगर इस मास को अपन यहाँ पे लाके छोड़ें तब भी t/4 में आएगा, यहाँ से छोड़ें तब भी t/4 में आएगा, यहाँ से छोड़ें तब भी t/4 में आएगा, क्योंकि ओमेगा टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। स्प्रिंग वाली बात देखो कि एक स्प्रिंग को इतना खींचे छोड़ो तब भी उतने टाइम में यहाँ पर आएगी, स्प्रिंग को इतना खींचे छोड़ो तब भी उतने टाइम में यहाँ आएगी, स्प्रिंग को इतना खींचे छोड़ो तब भी इतने टाइम में यहाँ पर आएगी, क्योंकि इसका t/4 टाइम लगेगा और टाइम पीरियड 2π√m/k, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों मास यहाँ पर साइमल्टेनियसली आके हिट करने वाले हैं, ये मास और ये मास एक साथ यहाँ पर आके हिट करेंगे। लेकिन इसकी स्पीड क्या आएगी, ओमेगा a/2, इसकी स्पीड क्या आएगी, ओमेगा a। दोनों का ओमेगा तो सेम ही है, ओमेगा वाज इंडिपेंडेंट ऑफ m0, इससे पहले अपन ने लिखा था। तो दोनों एक साथ यहाँ पर आके इस तरह से हिट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हिट करने के बाद दोनों मास ज्वाइन हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं, दोनों मास स्टिक कर जाते हैं। तो दोनों मास के स्टिक करने के बाद क्या होगा, अगर दोनों मास स्टिक कर गए तो उस केस में अपन बोलेंगे कि यहाँ पर एक नया कंबाइंड मास बन गया, कितना, 2m बन गया। और 2m मास की स्पीड क्या है इस तरफ, यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं इसकी v1 हो गई है। v1 कैसे कैलकुलेट करें, मोमेंटम कंजर्वेशन, m इंटू ओमेगा a बाई ओमेगा a, m इंटू ओमेगा a माइनस m इंटू ओमेगा a/2 इक्वल टू 2m इंटू नई स्पीड v। तो आंसर आ गया ओमेगा a/2 ओमेगा a/4 इक्वल टू नई स्पीड v। सॉल्व करो तो आंसर आएगा ओमेगा a/4 इक्वल टू नई स्पीड। अब देखो किस नई सिचुएशन में इसका ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा तो वही रहेगा क्योंकि ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास m। तो अब एक नई सिचुएशन में ये एक तरह से मैक्सिमम स्पीड की तरह बिहेव करेगी, और मैक्सिमम स्पीड इतनी कि ओमेगा इनटू नया वाला एम्पलीट्यूड, और अपने को पता है कि ओमेगा तो वही पुराना वाला ही ओमेगा रहेगा इसका, और ये मैक्सिमम स्पीड जो भी अपन ने कैलकुलेट करी यहाँ पर v1 स्पीड, ये v1 स्पीड इसके इक्वल है। तो आंसर आ गया नया एम्पलीट्यूड आएगा a/4 अरेंजमेंट में। अब ये मास क्लब हो जाएगा, 2m मास बन जाएगा, और 2m मास a/4 एम्पलीट्यूड के साथ में एसएचएम इसके अंदर करना स्टार्ट कर देगा। टकराने के बाद ये नई स्पीड आ गई, ये अब एसएचएम में नई मैक्सिमम स्पीड की तरह बिहेव करेगी। ओमेगा 2m का भी उतना ही आएगा जितना कि m मास का होता, तो ओमेगा वही आ गया, ओमेगा इंटू a डैश मैक्सिमम स्पीड होती है, ये इस वक्त की स्पीड इसके इक्वल है, ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया कि नया एम्पलीट्यूड a/4। तो यहाँ पर इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो चलो क्लियरली लिखो। अच्छा, इसी तरह से एक स्लैब है, स्लैब में ग्रुप कट कर दी, उसमें एसएचएम, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कुछ कर चुके हैं वो सारी चीजें यहाँ पर वैलिड है। जैसे एक और एग्जांपल देखो कि अपने पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, और इस वाले स्फीयर में एक यहाँ पर ये कट कर दी, कैविटी बना दी, डी वेक्टर पे, यहाँ से डिस्टेंस डी वेक्टर पे एक कैविटी यहाँ पर ऐसे कट कर दी, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, और इसमें एक कैविटी इस तरह से कट कर दी। अब तुमसे पूछा है कि इसके अंदर
इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कैलकुलेट करो। तो ये अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं वही प्रोसेस अपन एक बार यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। देखो कैसे, सुपरपोजिशन मेथड। तो अपन बोलेंगे दिस प्लस अगर ये सॉलिड हो जाए ये, तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस बड़े वाले कैविटी के लिए जो आना चाहिए वो होगा। इस वाले पॉइंट पर इस पूरे की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो होगी इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड प्लस इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड। ध्यान से देखना, ये इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड मान लो आती है E1, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड आती है E2 और इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड आती है E। तो बाय सुपरपोजिशन दिख रहा है अपने को कि E1 प्लस E2 इक्वल टू E होना चाहिए। सब वेक्टर्स में ऐड करेंगे, सभी को यहाँ पर वेक्टर्स में ऐड करेंगे तब होगा। अब बताओ कि E2 का आंसर क्या होगा। E2 कैलकुलेट करने के लिए अपन ये वेक्टर मान लेते हैं R2 वेक्टर। तो रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर -4πg से रिप्लेस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2, E2 वेक्टर का आंसर ये आ गया। E1 वेक्टर कैलकुलेट करना है तो E1 वेक्टर को अननोन रख देते हैं कि E1 वेक्टर कैलकुलेट करना है। E वेक्टर का आंसर क्या आएगा, ये वेक्टर अपन मान लेते हैं कि R1 वेक्टर है, तो यहाँ पर E वेक्टर का आंसर आ गया -4πg रो R1 बाई 3। अब यहाँ पर आंसर आ गया कि E1 इज इक्वल टू E1 वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा -4πg रो बाई 3 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ध्यान से देखना है इसको। अब देखो कि ये वेक्टर इफेक्टिवली हमने क्या माना था, R2 वेक्टर। ये वेक्टर हमने क्या माना था, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या है, D वेक्टर। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू D वेक्टर। इसका आंसर आ गया इक्वल टू -4πg रो बाई 3 इंटू D वेक्टर। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप में ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर आ गया ये फील्ड कैसी है, ये फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कुछ नहीं। रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट सम किया तो रो d वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वही आंसर है। रो d बाई 3 एप्सिलॉन नॉट -4πg हो गया। फील्ड का आंसर ऐसा आ गया। इसमें कहीं भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक, तो कैविटी के अंदर फील्ड कैसे आ गई, यूनिफॉर्म आ गई। जो कैविटी है इसके अंदर फील्ड आ गई यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बोले इसको। तो कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो कांस्टेंट आ गई, कांस्टेंट फील्ड आ गई। इसका मतलब अगर ये अपने पास अरेंजमेंट है इस तरह से और ये कोई कैविटी है तो इसके अंदर फील्ड ऐसे आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड कैविटी के अंदर ये आ गई, कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड आ गई। मास m कोई रखेंगे यहाँ पर, कोई मास m यहाँ पर रखें तो मास m इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, -E डॉट डिस्प्लेसमेंट करके डेल्टा Vg इक्वल टू -Eg डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई मास हम यहाँ से मूव करके यहाँ पर आता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 टाइप के फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। कोई मास यहाँ से यहाँ तक आएगा,
तो फोर्स ही पता है, जैसे इंटू एम कर देंगे तो फोर्स आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वर्क डन हो गया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कई तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। अगली हेडिंग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास सिस्टम।